Hello everyone, this is part 2 of our class 9th NCERT Civics chapter 5 Democratic Rights Rights in a Democracy. Think of all the examples that we have discussed so far. Think of the victims in each example, the prisoners in Guantanamo Bay, women in Saudi Arabia, Albanians in Kosovo. If you are in their position, what would you have wished? If you could, what would you do to ensure that such things would not happen in future? तो देखो अभी हमें यूं कह रहे हैं कि ये जो एग्जांपल्स हमने पढ़े थे ना, जैसे कि हमने ग्वांटानामो बे का एग्जांपल देखा कि कैसे यूएस मिलिट्री ने 600 लोगों को उठा लिया था। सऊदी अरेबिया में विमेन का एग्जांपल देखा कि उनको राइट टू वोट नहीं था, और इस तरह की बातें भी थी कि विमेन के जो दो दो विमेन होंगे उनका टेस्टामेंट सिर्फ एक मैन के इक्वल होगा, मतलब मैन को ज्यादा वैल्यू मिलेगी। और अल्बेनियंस का एग्जांपल देखा कोसोवो में कि कैसे सर्ब्स उनको डोमिनेट कर रहे थे। तो अभी हमें कह रही है कि अगर हम इनकी पोजीशन में होते तो हमारी इच्छा क्या होती, अगर हम कर सकते तो हम ऐसा क्या करते कि हम ये इंश्योर कर सके कि आगे ऐसा ना हो। यू वुड परहैप्स डिजायर अ सिस्टम वेयर सिक्योरिटी डिग्निटी एंड फेयर प्ले आर अश्योर्ड टू एवरीवन। शायद से आप ऐसा भी डिमांड करो या ऐसा आप इच्छा करो कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर सिक्योरिटी, सुरक्षा, डिग्निटी, इज्जत वगैरह और फेयर प्ले सबके साथ हो, मतलब सबके साथ एक सही व्यवहार हो, ये सबको एश्योर कर सके। आप ऐसा एक सिस्टम की इच्छा करते। You might want, for example, that no one should be arrested without proper reason and information. आप ऐसा भी चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी रीजन या इन्फॉर्मेशन के, बिना प्रॉपर रीजन इन्फॉर्मेशन के उसको अरेस्ट कर लिया जाए। ऐसा ना हो जैसा कि यूएस के केस में हुआ था कि कैसे उन्होंने 600 लोगों को उठाकर सीधा ग्वांटानामो बे की प्रिजन में डाल दिया था। आप ऐसा भी चाहते। एंड इफ समवन इज अरेस्टेड ही और शी शुड हैव अ फेयर चांस टू डिफेंड देमसेल्व्स। अगर कोई अरेस्ट हो भी जाए तो उसके पास एक फेयर चांस हो कि वो खुद को डिफेंड कर सके। लेकिन साथ ही साथ देखो एक कॉन्ट्ररी बात भी आती है। यू माइट एग्री दैट सच एश्योरेंस कैन नॉट अप्लाई टू एवरीथिंग, कि ऐसी एश्योरेंस जो है कि वो खुद को डिफेंड करे, ऐसी एश्योरेंस हर केस में भी नहीं दी जा सकती। जैसे सपोज कोई क्लियर टेररिस्ट एक्ट दिखता है तो उसमें ऐसी एश्योरेंस नहीं दी जा सकती कि ये केस लंबा चलता रहे। इस तरह की भी बातें आपके दिमाग में आती होगी। वन हैज टू बी रीजनेबल इन व्हाट वन एक्सपेक्ट्स एंड डिमांड्स ऑफ एवरीवन एल्स, फॉर वन हैज टू ग्रांट द सेम टू एवरीवन। तो देखो ये जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ये बातें और जो हम डिमांड भी करते हैं थोड़ी रीजनेबल भी होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रांट्स जो है ना, मतलब ये जो चीजें है ये सबको मिले तो रीजनेबल भी होनी चाहिए। But you might insist that the assurance does not remain on paper, that there is someone to enforce these assurances, that those who violate these are punished. In other words, you might want a system where at least a minimum is guaranteed to everyone, powerful or weak, rich or poor, minority or majority. This is the spirit behind thinking about the rights. तो देखो साथ ही साथ ना आप ऐसा भी चाहोगे, लेकिन ये हमारी इच्छा होगी कि ये सब सपोज अश्योरेंसेस दे दी तो ये सिर्फ पेपर पे ना रहे, कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसा व्यक्ति कुछ तो हो जो इन चीजों, इन अश्योरेंसेस को एनफोर्स भी करे। कि सपोज अगर कोई इनको वायलेट करता है, हमें कोई अश्योरेंस दी गई है उसको वायलेट कर दिया किसी ने, तो उसको पनिशमेंट भी मिले। दूसरे शब्दों में कहे तो आप चाहते होगे कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर एक मिनिमम जो है ना वो तो सबको गारंटीड हो, मिनिमम राइट्स सबको गारंटीड हो, पावरफुल हो, वीक हो, कोई रिच हो या पुअर हो, मेजोरिटी माइनॉरिटी, मिनिमम राइट्स तो उनको मिलने ही चाहिए। तो इस तरह की जो बात है ना कि मिनिमम सबको गारंटीड हो, यही स्पिरिट है राइट्स के बारे में जब हम सोचे उसके पीछे की, जो राइट्स को इम्पोर्टेंट बना देती है। अब राइट्स होते क्या है? व्हाट आर राइट्स? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। एक व्यक्ति के कुछ जो क्लेम्स होते हैं ना, ओवर किस पर जो क्लेम्स होते हैं कि फेलो बीइंग्स, मेरे साथ के जो लोग हैं, समाज है या गवर्नमेंट है, उनके ऊपर जो उसके क्लेम्स होते हैं कि समाज मेरे साथ ये नहीं कर सकता, समाज, सोसाइटी को मुझे ये देना होगा, गवर्नमेंट को मुझे देना होगा। इस तरह की जो बातें होती है ना, ये जो क्लेम्स होते हैं फेलो बीइंग, सोसाइटी और गवर्नमेंट के ऊपर, इन्हें कहते हैं राइट्स। All of us want to live happily without fear and without being subjected to degraded treatment. For this, we expect others to behave in such a way that does not harm or hurt us. तो देखो हम सभी जो है ना वो खुशहाली के साथ जीना चाहते हैं, इस तरह से कि हमें कोई भी फियर ना हो, ना ही कोई हमें डिग्रेडेड ट्रीटमेंट, मतलब निम्न व्यवहार हमारे साथ करे। तो इसके लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वे में लोग हमारे साथ बिहेव करें कि वो ना तो हमको हार्म कर रहे ना हमको हर्ट कर रहे। इक्वली देखो हमारे जो एक्शंस है ना वो भी किसी दूसरे को हार्म या हर्ट ना करें। सो अ राइट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक अ क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स। तो इसीलिए एक राइट तो तभी पॉसिबल है जब आप एक ऐसा क्लेम करो जो कि दूसरों के लिए भी पॉसिबल हो। सपोज आप तो कुछ क्लेम कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, तो दूसरों के साथ भी तो वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से कलेक्टिवली सबको राइट देने हैं।
तो राइट ऐसी कंडीशन में ही पॉसिबल है। यू कैन नॉट हैव अ राइट दैट हार्म्स और हर्ट्स अदर्स, आप ऐसा राइट नहीं रख सकते जो कि दूसरों को हार्म या हर्ट करे। यू कैन नॉट हैव अ राइट टू प्ले अ गेम इन सच अ वे दैट इट ब्रेक्स द नेबर्स विंडो, आप ऐसा भी राइट नहीं रख सकते कि आप गेम को ऐसे खेलो कि नेबर की विंडो टूट जाए। ये एक एग्जांपल के हिसाब से समझाया हुआ है कि आपका राइट दूसरे के राइट को वायलेट ना करे, इन्फ्रिंज ना करे। अब देखो, द सर्ब्स इन यूगोस्लाविया कुड नॉट हैव क्लेम्ड द होल कंट्री फॉर देमसेल्व्स, द क्लेम्स वी मेक शुड बी रीजनेबल। अब हमने यूगोस्लाविया का केस देखा था कि कैसे अल्बेनियंस के ऊपर कोसोवो में सर्ब्स ने डोमिनेट कर दिया था, कैसे उनके साथ अत्याचार हुआ था। तो यूगोस्लाविया में ना ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सर्ब्स पूरे कंट्री के ऊपर अपना क्लेम करने लगे। जो क्लेम होता है वो रीजनेबल भी होना चाहिए, तर्कशील भी होना चाहिए। दे शुड बी सच दैट can be made available to others in an equal measure, thus a right comes with an obligation to respect other rights। तो देखो, इसीलिए जो होता है ना एक राइट, वो इस तरह से होने चाहिए, क्लेम्स जो है ना वो इस तरह से होने चाहिए कि वो दूसरों को भी इक्वली मिल सके। इसीलिए एक राइट जो आता है ना, उस राइट के साथ एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि हम दूसरे के राइट्स जो है ना उसकी भी रिस्पेक्ट करें, ना तो हमारे क्लेम्स ऐसे हो जो कि दूसरे के राइट्स को खराब करे। और एक राइट तब ही काम करेगा जब दूसरे के राइट्स को भी रिस्पेक्ट किया जाएगा, एक म्यूचुअल बात रखनी पड़ती है। जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज नॉट बिकम आवर राइट, इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी वी लिव इन। राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी। जस्ट बिकॉज हम किसी चीज को क्लेम कर देते हैं ना, वो हमारा राइट नहीं हो जाता। राइट जो है ना उसको सोसाइटी जिसमें हम समाज में रहते हैं ना वो भी रिकॉग्नाइज करे। राइट्स जो है ना, राइट्स का मीनिंग तभी होता है जब सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करे। एवरी सोसाइटी मेक सर्टन रूल्स टू रेगुलेट आवर कंडक्ट, दे टेल अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हर एक सोसाइटी जो है वो कुछ रूल्स बनाती है कि जिससे ना हमारा जो कंडक्ट है, कि हम क्या करते हैं, चाल चलन जो है उसको रेगुलेट किया जा सके। ये रूल्स जो है ना यही हमको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज राइटफुल बिकम्स द बेसिस ऑफ राइट्स। और जिसको समाज स्वीकार करता है कि ये चीज सही है, जिसको समाज राइटफुल मानता है, वही बातें जो होती है ना, वही चीजें जो होती है, वही राइट्स का बेसिस बन जाती है। उन्हीं की नींव पर राइट्स रखे जाते हैं। That is why the notion of rights changes from time to time and society to society. 200 years ago, anyone who said that women should have right to vote would have sounded strange. Today, not granting them vote in Saudi Arabia appears strange. तो अब देखो ये बात समझो, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि सपोज सऊदी अरेबिया में आज से लगभग 200 साल ईयर्स पहले, 200 साल पहले, जब ऐसी बात कही जाती थी ना कि विमेन को भी राइट टू वोट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए वोट करने का, तो ये बात थोड़ी अजीब सी लगती थी। लेकिन आज अगर सपोज विमेन को सऊदी अरेबिया में ये कह दे कि आपको राइट नहीं है कि आप वोट कर सको, तब ये बात थोड़ी अजीब सी लगेगी। इसीलिए ये एग्जाम्पल के थ्रू भी हमें समझ आता है कि समाज की नीड, समाज की थिंकिंग टाइम के साथ बदलती रहती है। इसीलिए जो राइट्स को लेकर नोशन, विचारधारा रहती है ना, वो समय के साथ बदलती रहती है, सोसाइटी के साथ भी बदलती रहती है। When the socially recognized claims are written into law, they acquire real force। जब socially recognized claims मतलब कि जिसको समाज स्वीकार करे, ऐसे claims को जब लिख दिया जाता है ना, कानून में लिख दिया जाता है, लॉ में लिख दिया जाता है, तब वो एक रियल शक्ति उनके पास आती है। अदरवाइज वो सिर्फ ना नेचुरल या मोरल से राइट्स रह जाते हैं। The prisoners in Guantanamo Bay had a moral claim not to be tortured or humiliated, but they could not go to anyone to enforce this claim। अब एग्जाम्पल में देखो, हमने पढ़ा भी था कि ग्वांटानामो बे में क्या हो रहा था। जो प्रिजनर्स थे ग्वांटानामो बे में, उनके पास एक नैतिक अधिकार तो था, मोरल क्लेम तो था कि उनको कोई भी टॉर्चर ना करे या उनकी कोई भी बेइज्जती ना करे, किसी भी तरह से उनके साथ ह्यूमिलिएशन ना हो। लेकिन ये उनका ना मोरल क्लेम था, बस वो कहीं भी जा नहीं सकते थे इस बात को मनवाने के लिए कि जो हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा है या हमको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, ये गलत हो रहा है, वो कहीं जा ही नहीं सकते थे। When law recognizes some claims, they become एनफोर्सेबल। लेकिन जब कानून कुछ क्लेम्स को रिकॉग्नाइज करने लगता है ना, तब वो एनफोर्सेबल हो जाते हैं। मतलब तब उनका उल्लंघन करना गलत हो जाता है, तब उनको फोर्स में लाना पड़ता है, उन क्लेम्स को एप्लीकेशन में लाना पड़ता है। वी कैन देन डिमांड देयर एप्लीकेशन। When fellow citizens or the government do not respect these rights, we call it violation or infringement of our rights. In such circumstances, citizens can approach courts to protect their rights. So if we want to call any claim a right, it has to have these three qualities. Rights are reasonable claims of persons recognized by society and sanctioned by law। तो देखो, जब कोई फेलो सिटीजन या गवर्नमेंट हमारे राइट्स जो होते हैं ना उनकी रिस्पेक्ट ना करे, तब मतलब उसको माने ना हमारे राइट्स को, तब हम कहते हैं कि वायलेशन हो गई है हमारे राइट्स की,
या फिर इन्फ्रिंजमेंट हो गई है, उल्लंघन हो गया है, ऐसे सर्कमस्टांसिस में जब भी अपने राइट्स की उल्लंघन या हो जाए ना, तब हम, या सिटीजन्स कह लो, तब वो कोर्ट्स में जा सकते हैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए जब हम किसी क्लेम को राइट बुलाए ना, तब उसके पास 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली क्वालिटी क्या है, राइट्स जो है, राइट्स है क्या, राइट्स है रीजनेबल क्लेम्स। राइट, सबसे पहली बात, राइट्स है रीजनेबल क्लेम्स, जिसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, रिकॉग्नाइज करती है सोसाइटी, और सैंक्शन कौन करता है, लॉ। ये 3 है, ये 3 याद कर लो। राइट्स क्या है, रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्संस, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ, मतलब लॉ भी उसको मानता है, लॉ में वो क्लियरली लिखे हुए हैं। Why do we need rights in a democracy? Rights are necessary for the sustenance of a democracy. In a democracy, every citizen has the right to vote and the right to be elected to government. Rights जो होते हैं ना, राइट्स किसी भी डेमोक्रेसी की सस्टेनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सस्टेनेंस मतलब एक तरह से कि डेमोक्रेसी जिंदा रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एक डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन जो होता है ना, उसके पास वोट करने का भी राइट होता है और गवर्नमेंट में इलेक्ट हो जाने का भी राइट होता है। For democratic elections to take place, it is necessary that citizens should have the right to express their opinion, form political parties and take part in political activities. ताकि इलेक्शंस जो है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से हो सके, इसीलिए ये काफी जरूरी हो जाता है कि सिटीजन्स जो है ना, उनके पास राइट हो कि वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके, मतलब जो भी उनका विचार है वो बता सके, पॉलिटिकल पार्टीज बना सके और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्ट भी ले सके। Rights also perform a very special role in a democracy. Rights protect minorities from the oppression of majority. देखो राइट्स जो है ना, राइट्स एक बहुत स्पेशल रोल निभाते हैं डेमोक्रेसी में। वो क्या है कि राइट्स जो है ना, वो माइनॉरिटीज को बचाते हैं मेजोरिटी के ऑपरेशन से, मतलब माइनॉरिटीज के राइट्स को बचाते हैं, माइनॉरिटीज का दमन नहीं होने देते मेजोरिटी के द्वारा। तो इसीलिए भी राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। राइट्स इंश्योर करते हैं कि मेजोरिटी जो है ना, वो ऐसा कुछ भी, मतलब जो मन में आए मन चला व्यवहार नहीं कर सकती मेजोरिटी। राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। जब भी मतलब चीजें खराब होने लगती है, तो राइट्स ही वो गारंटीज है जिनको यूज किया जा सकता है। Things may go wrong when some citizens may wish to take away the rights of others. This usually happens when those in majority want to dominate those in minority. तो देखो चीजें गलत कब जा सकती है कि राइट्स का हमें यूज करना पड़ जाए, तो राइट्स का यूज करना पड़ जाए, ऐसी चीजें गलत तब जा सकती है जब सिटीजन्स जो होते हैं ना, कुछ सिटीजन्स वो ऐसी इच्छा करने लगते हैं कि वो दूसरे के राइट्स को छीन ले। और ऐसा यूजुअली तब होता है जब मेजोरिटी चाहने लगे कि हम माइनॉरिटी को डोमिनेट कर जाए। The government should protect the citizens' rights in such a situation, but sometimes elected government may not protect or may even attack the rights of their own citizens. That is why some rights need to be placed higher than the government, so that the government cannot violate them. In most democracies, the basic rights of the citizen are written down in the constitution. तो देखो एक बात बता रही है, अभी तो हमने देखा कि ये राइट्स हमें कब यूज करने पड़ जाते हैं। एक सिचुएशन बता रही है कि कुछ सिटीजन्स की इच्छा आ जाए कि हम दूसरे के राइट्स को छीन ले। ऐसा यूजुअली होता तब है जब माइनॉरिटी को डोमिनेट करने की कोशिश करने लगे मेजोरिटी। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि वो ना अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे ऐसी सिचुएशन में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना इलेक्टेड गवर्नमेंट ही होती है ना, वो बचाने की बजाय खुद ही अटैक करने लग जाती है अपनी सिटीजन्स के राइट्स पर। तो इसीलिए ये काफी जरूरी हो जाता है कि कुछ जो राइट्स होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट से भी ऊपर रखा जाए, ताकि गवर्नमेंट उनको वायलेट ना कर सके। तो काफी डेमोक्रेसीज में क्या होता है, बेसिक राइट्स जो होते हैं ना सिटीजन के, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है काफी रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हुए राइट्स है उनको वायलेट करना काफी मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ उसको सैंक्शन कर रहा है, तो गवर्नमेंट भी उसको इजीली वायलेट नहीं कर सकती। राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In India, like most other democracies in the world, these rights are mentioned in the constitution. Some rights which are fundamental to our life are given a special status. तो देखो दुनिया में जो जितनी भी डेमोक्रेसीज है, मतलब काफी डेमोक्रेसीज की तरह ही इंडिया में भी ना, इंडिया में भी जो राइट्स है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। कुछ जो राइट्स है ना, जो हमारी लाइफ को लेकर एकदम फंडामेंटल है, मतलब मूलभूत राइट्स जो हो जाते हैं ना, उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। और इनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। इस तरह के स्पेशल राइट्स को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। वी हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर 2 द preamble to our constitution. It talks about securing for all its citizens equality, liberty and justice. Fundamental rights put this promise into effect. They are an important basic feature of India's constitution. तो देखो हमने ना इसी बुक में चैप्टर 2 में
चैप्टर 2 में हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था, प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ा था। और प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल ना एक तरह से बात करता है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस सिक्योर किया जाए, उनको मिले ये सब चीज़ें। तो फंडामेंटल राइट्स जो ये प्रॉमिस है ना प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स इस प्रॉमिस को इफेक्ट में ले आते हैं, और इसीलिए ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स भी बन जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। You already know our constitution provides for 6 fundamental rights. Can you recall this? What exactly do these rights mean for an ordinary citizen? Let us look at these one by one. तो देखो हमें पता ही है इस बात के बारे में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटी करता है। और ये 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो अब देखो ये जो राइट्स है ना, ये ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। अब हम वीडियो के आने वाले सब्सिक्वेंट पार्ट्स में इन सभी राइट्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।